Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 19th October of 2020 and it's a Monday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है इंटर स्टेट काउंसिल को? इंटर स्टेट काउंसिल को कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? इंटर स्टेट काउंसिल को आर्टिकल कौन सा डिफाइन करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन है जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड कोगुलेशन के लिए? विटामिन कौन सा है जो ब्लड कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। क्या कहते हैं, ये प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्या कहते हैं, आप इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको याद होते रहेंगे, इसलिए मैं बार बार ये क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आर 247, क्या कहते हैं, क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी है लिंक, वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो हम बात करेंगे, पूरी एनालिसिस की सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहीं मिल जाएंगे, जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लिए क्या कहते हैं, आप अपने नोट्स इनसे खुद द्वारा लिख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए अगली आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज की पहली न्यूज़ आती है, इंडिया पास कोविड पीक सेज जीएसटी पैनल। कहते हैं इसमें इस न्यूज़ में बताया गया है कि इंडिया ने कोविड पीक जो सितंबर में आया था उसको पास कर लिया पूरी तरह से। और क्या कहते हैं, ये इफ़ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, कि इस तरह का ट्रेंड कंटिन्यू करता है, कहते हैं जैसे केसेस दिन पर दिन कम आते जा रहे हैं, तो इसके साथ मिनिमल केसेस देखे जा सकते हैं फरवरी तक। कहते हैं लेस देन 50,000 एक्टिव केसेस फरवरी तक देखे जा सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया। ऐसा इसमें कहा गया, दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ अ मॉडलिंग स्टडी। क्या कहते हैं 7 मेंबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं पैनल था, जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसने ऐसा कहा है। उसने कहा है अगर ये फेस्टिव केसेस जो आते हैं, फेस्टिवल जो आने वाला है, इस क्या कहते हैं अभी दशहरा आ रहा है, उसके बाद नवंबर दिवाली है, तो अगर इस यहाँ पे कहते हैं अगर नॉर्म्स जो है, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उनके तहत आप चलते हैं, तो क्या कहते हैं ये जो कोविड पीक है जो आ चुका है सितंबर में, वो और नहीं बढ़ेगा। कहते हैं जो अब जब जो केसेस धीमे होने लगे, कम होने लगे, तो वो कम ही हो जाएंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, केरला पेइंग द प्राइस फॉर ग्रॉस नेग्लिजेंस ड्यूरिंग ओनम। कि जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन, उन्होंने कहा, क्या कहते हैं केरला जो कहते हैं केरला ने जो निगलेक्ट किया ओनम के समय, जो उनका फेस्टिवल होता है मेन फेस्टिवल ओनम, उसके समय जब उन्होंने गाइडलाइंस को क्या कहते हैं पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया कि अब हमारे यहाँ केसेस कम आ रहे हैं, तो उसके कारण वहाँ पर केसेस इसीलिए बढ़ गए, ऐसा देखा जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया कि अदर्स मस्ट लर्न फ्रॉम द स्टेट मिस्टेक एंड बी केयरफुल ड्यूरिंग द अपकमिंग फेस्टिवल सीजन। कि और जितनी स्टेट्स हैं, मेनली यूपी और ये जो यूपी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, जो वहाँ पे क्या कहते हैं दिवाली दशहरा बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, तो इसलिए इस फेस्टिवल सीजन जो आ रहा है उसमें पूरी तरह से थोड़ा कंट्रोल और थोड़ा केयरफुल रहना होगा, तभी हम इन केसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। तभी क्या कहते हैं केरला जैसी कंडीशन कंडीशन और कोई स्टेट ना करे, इसीलिए सब स्टेट्स को ये गाइडलाइंस दी गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, जीएसटी सेसफुल स्टे, ऐसा फाइनेंस पैनल चीफ ने कहा है। इट विल कंटिन्यू टिल स्टेट्स ड्यूज आर पेड। कि ये तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक स्टेट अपने स्टेट के जो ड्यूज हैं वो पे नहीं होते। इसमें क्या कहते हैं जो एनके सिंह, उन्होंने कहा है कि ऑन द इम्पोर्टेंट इशू ऑफ जीएसटी कंपनसेशन द लास्ट वर्ड हैज नॉट बीन सेड, both the state and the center are recalibrating the contours of a consensus with the GST Council. कि सेस शॉर्टफॉल कैन नॉट बी मेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। की जो सेस का शॉर्टफॉल है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं लिया जा सकता। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किसकी परमिशन पे एक्सेस किया जाता है, कि कंसोलिडेट किसकी परमिशन लेनी होती है उसको एक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट को, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। और इसका क्या कहते हैं रिव्यू भी कौन करता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये दोनों क्वेश्चन बताएं कि किसकी परमिशन लेनी पड़ती है या नहीं, और रिव्यू कौन करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, ये भी आपको बताना है। कि चेक कौन करता है कि कितना पेड हुआ, ये भी आपको बताना है। इसमें दिया है कि द लेवाई ऑन कंपनसेशन सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि जैसे एक्सटेंडेड क्वाइट ईयर फ्यू ईयर्स की कुछ साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसे परहैप्स टिल 2025 टू 2026 तक, कि जिससे स्टेट्स के जो जीएसटी ड्यूज हैं वो पे किए जा सके। ऐसा चेयरपर्सन ने कहा है 15th फाइनेंस कमीशन के जो एनके सिंह है। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? एनके सिंह। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाता है प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चन।
कमीशन की रिपोर्ट ऑन द डिवॉल्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉर द 5 years पीरियड ऑफ 2021 22 टिल 2025 2026। जो कमीशन का रिपोर्ट है वो कहता है कि डिवॉल्यूशन ऑफ फंड्स होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में। ऐसा इस पूरी न्यूज़ में बताया गया। तो पूरी न्यूज़ में जीएसटी के बारे में हम लोग ने कई बार जीएसटी के बारे में बात की है, आज ये बात करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है सेलिब्रेटिंग स्किन्स की जीएसआई लिस्ट 62 स्पीशीज इन इंडिया की जीएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 62 स्पीशीज इंडिया में क्या कहते हैं लिस्ट की है। इसमें बताया गया द हार्मलेस एंड इंसेक्टिवियरस लिजर्ड्स आर फाउंड अक्रॉस द कंट्री इन एवरी बायोजियोग्राफिक रीजन जोन। कि जो हार्मलेस और जो इंसेक्टिवियरस लिजर्ड्स होती है वो पूरी क्या कहते हैं कंट्री पूरी इंडिया में फाउंड हुई है, बायोजियोग्राफिक जोन में जितने भी हैं वहाँ पे फाउंड हुई है। तो इसमें बताया गया है कि विथ लॉन्ग बॉडीज रिलेटिवली स्मॉल और नो लेग्स नो प्रोनाउंस्ड नेक एंड ग्लॉसी स्केल स्किन्स आर कॉमन रेप्टाइल्स अराउंड होम्स की घर के आसपास, गार्बेजेस के पास या ओपन स्पेसेस में जैसे पार्क, स्कूल, प्लेग्राउंड्स या लेक्स के आसपास, तो ये सारे रेप्टाइल्स या इंसेक्ट्स देखे जा सकते हैं। तो ऐसा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि 62 स्पीशीज ऑफ स्किन्स एंड सेज अबाउट 57% of all the skins found in India, 33 species are endemic। इसमें बताया गया है कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 62 स्पीशीज स्किन्स की फाउंड हुई है, उसमें से 33 स्पीशीज एंडेमिक है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एंडेमिक का मतलब क्या होता है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अपसॉर्बनेट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जिसका स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। ये एक नेशनल सेंटर है फॉरेस्टिक सर्वे का और एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्स लीडिंग टू एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज ऑन द एक्सेप्शनली रिच फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, इसकी 16 रीजनल स्टेशन हैं जो डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशंस ऑफ द कंट्री में लोकेटेड है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन इक्वा इन दिल्ली एनसीआर कि इट इज़ प्रेडिक्टेड टू स्टे इन द हायर एंड ऑफ पुअर टू लोअर एंड ऑफ वेरी पुअर कैटेगरी। कि ऐसा कहा जा रहा है कि हायर एंड ऑफ पुअर कैटेगरी में रहे, ना कि वेरी पुअर कैटेगरी में रहे एक्यूआई। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, इसीलिए वो वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी में एक्यूआई आ चुका है दिल्ली एनसीआर का। तो हम लोग देख लेते हैं एक्यूआई क्या होता है। एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है जो रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी को रिपोर्ट करता है कि क्या क्वालिटी है एयर की सिटी में। ये फोकस करता है हेल्थ इफेक्ट्स पे भी। वन माइट एक्सपीरियंस कि कुछ जैसे आप कुछ घंटे या कुछ दिन आप किसी पॉल्यूटेड एयर में रहते हैं तो क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो भी ये बताता है। इसके जो 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं इसमें वो है ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, PM कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड। इसके मेन जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं वो है ग्राउंड लेवल ओजोन और जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं वो मेजर 2 पॉल्यूटेंट्स हैं जो ग्रेटेस्ट रहते हैं ह्यूमन हेल्थ का इंडिया में, जो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ह्यूमन हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं, वो यही दोनों हैं ग्राउंड लेवल ओजोन और एयरबॉर्न पार्टिकल। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है MP हुच ट्रेजेडी कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट SP ट्रांसफर की जो हुच के लिए क्या कहते हैं ट्रांसफर हुआ है, क्या कहते हैं वहाँ पे जो ट्रेजेडी हुई, 2 कॉन्स्टेबल्स आर ऑल्सो अरेस्टेड फॉर एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट इन द सेल ऑफ इलिसिट लिक्विड दैट लेड टू 12 डेथ की कहते हैं जो गैर कानूनी जो शराब बिकी वहाँ पे, तो उसके कारण 12 लोग की डेथ हो गई। इसीलिए 2 कांस्टेबल्स को भी अरेस्ट किया गया है और वहाँ के एएसपी और एएसपी को ट्रांसफ़र किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं ये हुच होता क्या है। व्हाट इज़ हुच? ये एक अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहलिक बेवरेजेस मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगरी एंड स्टार्ची सब्सटेंस कि जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं वो सारे शुगरी और स्टार्ची सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। इलिसिट लिक्वर क्या होता है? हुच। ये कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज हो सकता है जो अनलाइसेंस्ड कंडीशन में बनाया गया हो, उसे इलिसिट लिक्वर कहा जाता है। ये मेनली सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल इज यूज इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑफन दिस इज स्पाइक विद अदर केमिकल्स की कुछ केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं इसमें। इस पॉपुलर स्टैंड फॉर इलिसिट लिक्वर की हुच को मेनली बहुत फेमस है, लोग हुच ही कहते हैं कई स्टेट्स में, कई रीजन्स में। इसका ओरिजिन ऑफ द टर्म हुच सेड टू कम फ्रॉम द हुचिनो इंडियंस ऑफ अलास्का। जो हुचिनो हुचिनो इंडियंस थे अलास्का के, उनके नाम पे इसे रखा गया है। ये क्या इसे पॉइजनस बनाता है? इसमें जो क्या कहते हैं मेथनॉल और मेथिल अल्कोहल कैन बी प्रोड्यूस विद द डिजायर्ड इथानॉल कि इसमें कहते हैं मेथनॉल और क्या कहते हैं एथिल अल्कोहल भी फॉर्म होता है, इसके कारण ये हार्मफुल हो जाता है।
मेथिल अल्कोहल सभी जानते हैं कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है, कि अगर 10 ml भी अगर आप पी लें उसे तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, और 30 ml पी ले तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि एथिल अल्कोहल एंड फोमिजोफोल आर यूज्ड एज एंटीडोट्स, की जो एथिल अल्कोहल है उसके लिए एंटीडोट्स होता है, और फोमिजोल भी इनहिबिटिंग मेटाबोलाइजिंग ऑफ मेथिल अल्कोहल सो दैट इट पासेस थ्रू यूरिन, कि जिसके कारण मेथिल अल्कोहल यूरिन से पास हो जाए। एडवांस ट्रीटमेंट रिक्वायर्स हेमोडायलिसिस, की हेमोडायलिसिस की के लिए अगर ज़्यादा आपको कंडीशन क्रिटिकल है तो उसके लिए आपको हेमोडायलिसिस भी कराना पड़ सकता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती NHRC वॉन्ट्स ओडिशा ऑफिशियल्स इन रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन केस की। NHRC ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वॉर्न किया ओडिशा ऑफिशियल्स को कि जो रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन केस हुआ उस पर। इसमें इंपॉर्टेंट आता है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको हम लोग अलग से देखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश की गई थी 12 अक्टूबर 1993 को अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जो बाद में अमेंड किया गया 2006 में। अभी NHRC ने अपनी 25वीं सिल्वर जुबली मनाई थी अक्टूबर 12, 2018 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये एक वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री का। जैसे ये देखता है कि राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को देखता है कि कहीं डैमेज तो नहीं हुई, कहीं वॉयलेट तो नहीं किया जा रहा ह्यूमन राइट्स को, तो उस पर ये चेक बनाए रखता है। इसे बनाया गया था जो ह्यूमन राइट्स इन पेरिस को चेक करने की प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो बनाया गया था अक्टूबर 1991 को जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन में। तो उसकी तरह ही पेरिस प्रिंसिपल जो थे जो चेक करते थे ह्यूमन राइट्स पेरिस में, तो उसके तरह ही इसे भी इंडिया के लिए बनाया गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो आंसर क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर्स को। साथ ही साथ आपका कोई क्या कहते हैं कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ में ना आया हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला एडिटोरियल आता है नो ग्रेट स्लीप। इसमें बताया गया कि इंडिया लो ग्लोबल रैंक इन टैकलिंग न्यूट्रिशन डेफिसिट कॉज फॉर अ रिवैम्प बीटीएस, कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक रिवैम्प में फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। जैसे हमने देखा है कि जो इंडिया की लो ग्लोबल रैंक फाउंड हुई है जो उसमें ग्लोबल इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो उसके कारण इसमें कहा गया है कि पीडीएस सिस्टम जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको रिवाइव करना चाहिए, तभी हम अपनी कंडीशन इंडिया की सुधार सकते हैं। इंडिया की पुअर प्रोग्रेस देखी गई है न्यूट्रिशन इंडेक्सेस में। जैसे 94th रैंक आई अमंग 107 कंट्रीज में, और उसका स्कोर कंट्री का स्कोर बहुत ही बेकार है। इस वक्त वर्स्ट स्कोर है ब्रिक्स कंट्रीज में 27.2 स्कोर है सिर्फ कंट्री का, इन्फीरियर टू पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इनसे भी ज़्यादा इन्फीरियर है ऐसा देखा गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो डेवलप किया जाता है अराउंड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विद द अनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। ये देखा जाता है कि जो कैलोरी इनटेक हो रही है या चाइल्ड मोर्टेलिटी है उसकी तर्ज पे इसे बनाया जाता है इस इंडेक्स को। तो इससे पता चल सकता है कि हमारा कितने कंट्री में कैलोरी डेफिसिट है। जो लेटेस्ट जीएचआई मेजर्स है वो रिमाइंडर है कि और भी वर्क करने की ज़रूरत है जिससे एक ट्रू बेनिफिट मिल सके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को, और अनरीच्ड है जहाँ जहाँ, जिससे हम हंगर मिटिगेशन को ख़त्म कर सकें थ्रू सीरियल जैसे दाल पहुँचा के फैट, प्रोटीन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो ऐसी चीज़ें डाइट प्रोवाइड करना लोगों को जिससे उनकी फैट, प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डैमेज ना हो, कि उनको कमी ना हो उनकी। लेकिन ये वरिंग इंडिकेटर्स है सेंटर्स हैज चूजन द रॉन्ग कोर्स, की सेंटर्स ने रॉन्ग कोर्स चूज किया ऐसा इसमें बताया गया। इसमें एट लास्ट कहा गया कि हम द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेन एंड इमीडिएट इंटरवेंशन इज फर्दर अंडरस्कोर बाय रिसेंट फंडिंग्स ऑफ इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कॉलर्स की। जो वहाँ के स्कॉलर्स है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कॉलर्स, उनमें से 3 out of 4 रूरल इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड अ बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट की। ऐसा उन्होंने कहा है कि जो 4 में से 3 लोग ऐसे हैं इंडिया में जो एक बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। द राइट टू फूड कुड बी मीनिंगलेस इफ इट लीव्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियंस हंग्री, स्टैंडर्ड एंड वेस्टेड। इसमें कहा गया राइट टू फूड तब तक नहीं आ पाएगी, मीनिंगलेस है तब तक जब तक हम एक लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया, जो एक बड़ा सेक्शन है इंडिया का जो हंगरी रहे, जो भूखा रहे, स्टंटेड रहे या वेस्टेड रहे, तब तक हम एक राइट टू फूड जो है वो पूरी तरह से उन लोगों के लिए मीनिंगलेस होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको हम लोग देख लेते हैं अलग से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अभी हमने बात की इंडिया की रैंक 94th है 107 कंट्रीज में, और एक सीरियस कैटेगरी में इंडिया इस वक्त।
इंडिया रैंक्स 194 अमंग क्या कहते हैं 107 कंट्रीज। इसके पहले भी क्या कहते हैं पिछले साल इंडिया की रैंक थी 102, तो इंडिया की रैंक थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, लेकिन तब भी अभी भी इन्फीरियर है बहुत कंट्रियों से। जैसे हमने देखा कि इंडिया की रैंक नेपाल से कम है जिसकी 73 है, पाकिस्तान की 88, बांग्लादेश की 75, इंडोनेशिया की 70। तो इन और जो इससे कम जो पीछे है इससे और जिनकी पुअर रैंक है इंडिया से वो है रवांडा 97, नाइजीरिया 98, अफगानिस्तान 99, लिबिया 102, मोजाम्बिक 103, चाड 107। तो ये कंट्रीज हैं जो इंडिया से भी पीछे है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बताया जा रहा है कि 14% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है। ऐसा इसमें बताया गया स्टंटेड चिल्ड्रन आर दोज हु हैव अ लो हाइट फॉर देयर एज रिफ्लेक्टिंग क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। कि जो स्टंटेड चिल्ड्रन वो होते हैं जो जिनकी हाइट कम होती है अपने एज के हिसाब से, वो क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन के कारण होती है। अदर डिटेल्स क्या है इसकी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक पीयर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट है जो पब्लिश की जाती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हाइव के द्वारा। ये डिज़ाइन की गई है प्रोग्नोस्टिकली मेजर्स और ट्रैक हंगर ग्लोबल, रीजनल और कंट्री लेवल पे। जो लेटेस्ट जीएचआई प्रोजेक्शन है वो शो करते हैं 37 कंट्रीज को विल फेल टू अचीव इवन लो हंगर बाय 2030 की। लो हंगर को अचीव कर पाएंगे 2030 तक ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो फेल किए हैं। ये इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 इंडिकेटर, 4 इंडिकेटर से उनके उस पर चेक किया जाता है। पहला है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग जो चिल्ड्रन एज अपनी एज के हिसाब से जिनकी हाइट कम होती है, चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी के हिसाब से कि चाहे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डेथ कितनी हो रही है, तो उसके टच पे से बनाया गया था। 2018 में इंडिया की रैंक 103 थी और इस वक्त 94 है, थोड़ा इम्प्रूव की है लेकिन इतना इम्प्रूव की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी रैंक हमारी अच्छी है। क्या कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया से ज़्यादा, तो उसको सोचने की बात है और स्टेप लेने की इसमें बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है द ह्यूज इन द ग्रीन ट्रिब्यूनल्स रेसाइलेंट जर्नी। जैसे हमने देखा ओवर 10 years की एनजीटी हैज़ मेड डिफरेंस टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय हेल्प बाय न्यू ट्राइब ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स की। जो लीगल प्रैक्टिशनर उनके हेल्प के द्वारा एनजीटी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। जैसे हमने देखा कि अक्टूबर 18 को कल ही एनजीटी ने अपनी 10th एनिवर्सरी मनाई है। एनजीटी ने इसमें कई मिनिस्ट्रीज कैन बोस्ट ऑफ इज वेरी डिवर्स एंड चैलेंजिंग अ मैंडेट। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, वो कई सेक्टर्स में वो वर्क करते हैं जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, कोस्टल प्रोटेक्शन। तो इन पर वो वर्क करते हैं। तो इसमें वही पूरे में बताया गया है कि एनजीटी ने कैसे वर्क किया, किन किन केसेस में क्या वर्क किया, उसके बारे में बताया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं एनजीटी को, ये अलग से देख लेते हैं एनजीटी क्या होता है। एनजीटी स्टैब्लिश किया गया था 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत। एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल कोर्ट है जो डील करता है केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में। इसके जो जुडिशियल पावर्स हैं वो डिसाइड करते हैं सिविल एनवायरमेंटल मैटर्स को मेनली। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करता है। इसमें इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। इसके एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। ये ऑफिस होल्ड करते हैं 5 साल के लिए और इसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए। एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। एनजीटी डील करता है इन 7 लॉज के द्वारा, क्या कहते हैं जो भी इन्वायरमेंटल मैटर्स होते हैं उन पर। ये 7 लॉज हैं, ये हैं द एयर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेक्स एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986, the Public Liability Insurance Act 1991 और Biological Diversity Act 2002। ये 7 लॉज के अंदर एनजीटी वर्क करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है 3 IAS ऑपरेटिव्स फ्रॉम हैदराबाद कन्विक्टेड बाय एनआईए स्पेशल कोर्ट। जो 3 आईएएस ऑपरेटिव्स है हैदराबाद के वो कन्विक्ट किए गए एनआईए स्पेशल कोर्ट के द्वारा। तो हम लोग देख लेते हैं एनआईए को, इंपॉर्टेंट आता है एनआईए, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो वर्क करती है अफेक्टिंग सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी इंटरफीट में, इम्प्लीमेंट करना इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को। इसका मेजरली ऑब्जेक्टिव ये भी है कि
टेरर को ख़त्म करना। ये एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में भी वर्क करती है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसके कई ब्रांचेस हैं, हैदराबाद, कोची, लखनऊ, यहाँ। इसका जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें इसमें जोड़ दिया गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफेट करेंसी या बैंक नोट्स, मैन्युफैक्चर या सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, ऑफेंसेस रिलेटेड टू अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, इनको भी इसमें जोड़ दिया गया। इसमें जो स्पेशल कोर्ट है वो वर्क करती है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ट्रायल ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस। जैसे वन और मोर स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं अंडर सेक्शन 11 एंड 22 ऑफ द एनआई एक्ट 2008 के तहत। जो इसका स्पेशल कोर्ट या ज्यूरिडिक्शन है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के द्वारा अपना कोर्ट ऑफ सेशंस देखते हैं, पूरे पावर वहीं से मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है उनके ज्यूरिडिक्शन में स्पेशल कोर्ट के, तो वो फिर डिसीजन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। उसके बाद कोई उस पर डिसीजन पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।